Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीसी से जुड़े हमारे सभी साथियों का स्वागत है। आज की चर्चा में गोता लगाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यूपीएससी से जुड़ा ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें। आपके समर्थन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज हम जिस विषय में गहराई से उतरने वाले हैं वो है एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की किताब एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 और उसका भी पहला अध्याय। हाँ बिल्कुल, पहला अध्याय पांडुलिपि चित्रकला परंपरा, द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। और देखिए, हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें इस अध्याय को यूपीएससी के नजरिए से समझना है। ये चित्र क्या थे, इनकी शैलियां क्या थी, और सबसे जरूरी, पिछले वर्षों में यहां से सवाल कैसे बने हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है, क्योंकि भारत की जो लघु चित्रकला है, मिनिएचर पेंटिंग, चाहे वो राजस्थानी हो, मुगल या पहाड़ी, उन सबकी जड़ें यही हैं। हाँ, ये नींव का पत्थर है। तो चलिए इस नींव को ही समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक सवाल, जब हम कहते हैं लघु चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ आकार की बात है? ये एक आम सवाल है, और हाँ, आकार इसका एक हिस्सा तो है। ये चित्र छोटे होते थे, मतलब हाथ में लेकर करीब से देखने के लिए, दीवारों पर टांगने वाले बड़े भित्ति चित्रों यानी म्यूरल्स जैसे नहीं थे। ओके। लेकिन इसका असली मतलब इसके उद्देश्य से जुड़ा है। ये चित्र असल में पांडुलिपियों यानी ग्रंथों के इलस्ट्रेशंस थे। अच्छा, तो ये किताबों के चित्र थे, जैसे रामायण या महाभारत के श्लोकों को चित्रों से समझना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इन चित्रों में टेक्स्ट या तो ऊपर एक छोटे से बॉक्स में होता था या फिर चित्र के पीछे लिखा होता था। सही कहा। इन चित्रों को एक थीमेटिक सेट के तौर पर बनाया जाता था, जिन्हें फोलियो कहते हैं। हर सेट को एक कपड़े में लपेटकर पुस्तकालय में रखते थे। और यहीं पर यूपीएससी के लिए एक बहुत जरूरी शब्द आता है, कोलोफोन पेज। ये क्या होता था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोलोफोन पेज उस सेट का समझिए क्रेडिट पेज होता था, सबसे आखिरी पन्ना जिस पर सारी जानकारी होती थी। जानकारी मतलब संरक्षक कौन है, कलाकार कौन है, लेखक का नाम, काम कब पूरा हुआ, कहाँ पूरा हुआ, सब कुछ। तब तो ये इतिहासकारों के लिए खजाने जैसा होगा। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि समय के साथ कई कोलोफोन पेज खो गए हैं, और ये कलाकृतियां बहुत नाजुक थीं। उपहार या दहेज में एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थीं। अच्छा। इसी वजह से कई बार ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई चित्र असल में किस समय और किस जगह का है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब जरा भारत के नक्शे पे चलते हैं। पश्चिमी भारत की ओर इसका मुख्य केंद्र गुजरात था, और दक्षिणी राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्से भी थे। यहाँ कला के संरक्षक कौन थे? देखिए, यहाँ के संरक्षक मुख्य रूप से धनी व्यापारी वर्ग थे, और उनमें भी जैन समुदाय की प्रमुखता थी। अच्छा, इसीलिए इस शैली को जैन चित्रकला शैली भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और इन चित्रों को बनाने के पीछे एक खास मकसद भी था, है ना? वो शास्त्रदान की परंपरा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शास्त्रदान मतलब सचित्र ग्रंथों को मठों के पुस्तकालयों, जिन्हें भंडार कहते थे, उनमें दान करना एक पुण्य का काम माना जाता था। और इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में ऐसी पांडुलिपियां तैयार की गईं। हाँ बिल्कुल। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी होगा कि कौन कौन से मुख्य ग्रंथ चित्रित किए गए। कुछ नाम। सबसे प्रमुख तो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र? हाँ, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है: गर्भ, जन्म, त्याग, ज्ञान और मोक्ष। ओके। इसके अलावा कालकाचार्य कथा, जो आचार्य कालक की कहानी है, और संग्रहिणी सूत्र, जो ब्रह्मांड की संरचना पर एक कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है। अब आते हैं इसकी शैली पर। इसकी पहचान क्या है? मतलब अगर कोई चित्र हमारे सामने हो तो हम कैसे पहचाने कि ये जैन शैली का है? इसकी कुछ बहुत खास पहचान है। पहला, चमकीले और भड़कीले रंगों का इस्तेमाल, एकदम वाइब्रेंट कलर्स। ठीक है। दूसरा, पतली कोणीय और तार जैसी रेखाएं, एंगुलर लाइंस। और तीसरा जो सबसे अनोखा है, वो बाहर निकली हुई आंख। हाँ, द फर्दर आई, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चेहरे को 3/4 प्रोफाइल में दिखाते थे, लेकिन जो दूर वाली आंख है वो भी प्रोफाइल से बाहर निकालकर बना देते थे। ये तो बहुत ही अजीब लगता होगा देखने में। अजीब और अनोखा दोनों।
इसके अलावा हमें सल्तनत वास्तुकला का असर भी दिखता है, जैसे गुंबद और नुकीले मेहराब। चलिए अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पाल शैली, जी इसका विकास बंगाल और बिहार में हुआ। जी, पाल राजाओं के संरक्षण में, और ये शैली बौद्ध धर्म से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। इसके केंद्र थे उस समय के महान बौद्ध महाविहार नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा। ये तो उस समय के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ मठ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र थे। तो जाहिर है कि विषय भी बौद्ध धर्म से ही जुड़े होंगे। हाँ, मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और महायान देवी देवताओं जैसे तारा, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, इनके चित्र बनाए गए। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने 2 महान कलाकारों धीमान और विटपाल का जिक्र किया है। धीमान और विटपाल, ये नाम यूपीएससी के लिए जरूरी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब सबसे दिलचस्प सवाल, ये शैली जैन शैली से अलग कैसे थी? रंगों में, रेखाओं में क्या फर्क था? जमीन आसमान का फर्क था। जैन शैली के ठीक उलट। पहली बात तो माध्यम की। पाल शैली में ताड़ के पत्तों यानी तालपत्र पर चित्रकारी होती थी। अच्छा, ताड़ के पत्ते तो बहुत संकरे होते हैं। हाँ, और इसी वजह से रचनाएं बहुत सरल होती थीं, ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं। मुख्य रूप से 1 या 2 दिव्य आकृतियों पर ही ध्यान होता था। और रेखाएं? जैन शैली में तो कोणीय थी। यहाँ बिल्कुल उल्टा। रेखाएं कोणीय नहीं, बल्कि लहरदार और प्रवाहपूर्ण थीं, सिन्यूस लाइंस। उनमें एक लय थी। ये लहरदार रेखाएं, ये तो हमें सीधे अजंता के भित्ति चित्रों की याद दिलाती हैं। आपने बहुत जरूरी कनेक्शन जोड़ा है। माना जाता है कि पाल शैली पर अजंता की क्लासिकल कला का गहरा प्रभाव था। और रंगों का क्या? रंग भी एकदम अलग। जैन शैली में चमकीले रंग थे, यहाँ पर दबे हुए, शांत और नाजुक रंग है, सबड्यूड कलर्स। तो अब हमारे सामने ये 2 अलग-अलग शैलियां हैं। इन दोनों ने भारतीय कला को आगे कैसे बढ़ाया? कोई बड़ा बदलाव आया? एक बहुत बड़ा बदलाव आया 14वीं शताब्दी के आसपास। क्या? ताड़पत्र की जगह कागज का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, कागज के आने से तो सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल, कागज ने कलाकारों को एक बड़ी सतह दी। अब वो ज्यादा प्रयोग कर सकते थे, ज्यादा डिटेल में काम कर सकते थे। अब इसे यूपीएससी के सवालों से जोड़ते हैं। 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल है मेरे पास। बताइए। उसमें भित्ति चित्रों, म्यूरल पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पूछा गया था, अजंता, लेपाक्षी मंदिर वगैरह। इससे ये समझना जरूरी है कि पांडुलिपि चित्र और भित्ति चित्र में फर्क क्या है। एक दीवार पर बनता है बड़े पैमाने पर, दूसरा हाथ में लेकर देखा जाता है, छोटा और व्यक्तिगत। और अजंता की प्रभावपूर्ण शैली का असर पाल शैली पर भी था, जैसा आपने बताया। जी, यूपीएससी अक्सर कला के अलग-अलग रूपों के बीच ऐसे ही संबंध और अंतर पर सवाल पूछता है। उसी पेपर में एक और सवाल था, चैत्य जो पूजा स्थल है और विहार जो भिक्षुओं का निवास है, इन दोनों के बीच के अंतर पर। देखिए, इससे पता चलता है कि टर्मिनोलॉजी कितनी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि पाल शैली के केंद्र महाविहार थे, तो हमें विहार का मतलब पता होना चाहिए। सही बात है। चाहे वो कोलोफोन हो, चैत्य हो या फर्दर आय का कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में अंक दिलाती हैं। तो आज हमने पांडुलिपि चित्रकला की परिभाषा समझी और 2 प्रमुख शुरुआती स्कूलों के बीच का अंतर जाना। पश्चिमी भारत की चमकीली और कोणीय जैन शैली। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। जरूर। जैसे जैसे हम आगे के अध्यायों में राजस्थानी और मुगल स्कूलों को देखेंगे, ये सोचना दिलचस्प होगा कि इन शुरुआती पांडुलिपि परंपराओं के कौन से तत्व, जैसे चमकीले रंग या बहती रेखाएं, वो आगे कैसे जीवित रहें और कैसे विकसित हुए। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कला के इस विकास की यात्रा को समझना ही असली समझ है। इस तरह की और गहरी जानकारी के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.